तो आज भाई आपका क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। लेक्चर 1 जो है उसके अंदर में मैं आप लोगों से बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स को लेके। देखिए, जब भी हम बात करें कि हमारे पास में जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या इलेक्ट्रिकल हुआ या इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, इन सब की जो शुरुआत होती है वो इसी चैप्टर से, इसी यूनिट के साथ में करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के साथ में, जिसके अंदर में बेसिकली हमें बात करनी होती है हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनसे लेकर बात करनी होती है। दूसरी यहाँ पर हमें इनको बात करनी होती है, डायोड्स हो गई है। फिर उनसे जो बनने वाले अप्लाइंसेज हैं या उनके एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे पास में आती है उनके बारे में देखना पड़ता है। जैसे डायोड आएगी, फिर हमारे पास में ट्रांजिस्टर्स आएंगे। ये टाइप्स ऑफ डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो यूनिट होगा ना बहुत ही थ्योरेटिकल रहेगा और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आप लोग के ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एचईएल के अंदर में। ट्रांजिस्टर के बाद में हम बात करेंगे एफईटी को लेकर, जिसके अंदर में मॉसफेट, जेफेट, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी देखते हैं पहला जो लेक्चर होगा हमारे पास में, उसको मैं बेसिक्स उठाकर चलूँगा। और क्योंकि हमारे पास में समय कम है तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे इसको पीडीएफ फाइल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और फाइनली आप लोग मेरे को इसका रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पीडीएफ फाइल से आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं उसी के बाद में आगे की वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाए। ये वो पीडीएफ्स होंगे जिनसे पढ़कर लोग आईईएस भी बने हैं, साथ के जो है हमारा गेट भी क्वालिफाई हुआ है इन्हीं नोट्स को पढ़कर। ओके, तो बस आप लोग का मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि 80% काम मैं करूँगा आप लोगों का, और 20% आप लोगों को करना। वो 20% आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को अपने कंसंट्रेशन के साथ में इन वीडियोज़ को देखना है। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने की या नोट्स पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कंटेंट चाहिए, सिर्फ चीज़ें सीखनी है। एट द लास्ट ऑफ द क्लास आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई हैं और जाकर आपको एग्जाम के अंदर में राइट आंसर भी टिक करेंगे। ओके, क्योंकि हमने एटीसी और एओ का जो हमने अभी अपना कोर्स खत्म किया है उसके अंदर में हमने ये चीज़ देखी है कि जितना करवाया गया था लगभग उसके अंदर से आप लोगों को एग्जाम के अंदर में मिला हुआ है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना पड़ा। बाकी ये आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोगों की ये क्लास ले रहा हूँ। अशोक यादव नाम मेरा, दूसरा भूपेंद्र सिंह जी है जो आईएएस हैं ऑफिसर, वो हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आप लोगों के लिए सिग्नल एंड सिस्टम का लेंगे। और जो कंप्यूटर साइंस से अपना फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए पीके द्विवेदी सर यहाँ पर पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने एटीसीओ के मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया था उनके साथ में। चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले यूनिट को, पहला दिन आज। तो इसके अंदर में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो बेसिक जो हमारा चलता है वो इनके टेम्परेचर्स को समझने पर चलता है हमारा, कि हमारे पास में जितनी भी हम एडीसी पढ़ेंगे या जितना भी हमारे पास में अप्लाइंसेज होते हैं किस किस टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो आज की जो नींव होगी वो सिर्फ आप लोगों के लिए डेफिनेशन डेवलप करने के लिए मैं रखूँगा इसके अंदर में। तो पहला जो इसके अंदर में टेम्परेचर आता है जिसको हम बात करते हैं, हमें सारे टेम्परेचर जो होते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज के अंदर में, या हम एनालॉग भी पढ़ेंगे तो सारे टेम्परेचर हमें केल्विन के अंदर में लेके चलने पड़ते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग को ये ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके अंदर में कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो एक पहला जो टेम्परेचर आता है जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि इस टेम्परेचर के नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अगर किसी को 0 केल्विन हमारे पास में टेम्परेचर हो गया है तो वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, यानी कि उसके नीचे सारी दुनिया जमा हो गई, यानी कि जम गई है। कोई भी मोमेंट किसी भी बॉडी के अंदर में, चाहे गैस पार्टिकल हो या फिर सॉलिड पार्टिकल के अंदर में या किसी भी तरह की हमारे पास में हो, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर पाती है, तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से जानेंगे। 0 केल्विन हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और अगर सेल्सियस में बात करें तो -273 होता है इसके अंदर में। तो कई बार आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस के अंदर में कितनी होगी, तो आपको राइट टिक करना है, -273 आप लोग के पास में होगा। फिर बात करें रूम टेम्परेचर को लेके, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हमें इसके अंदर में पढ़ेंगे तो रूम टेम्परेचर हम कॉमन मान के चलते 27 डिग्री सेल्सियस को, जो कि केल्विन के अंदर में कन्वर्ट करते हैं तो 300 केल्विन इसके पास में आ जाता है, ठीक है। ये हालांकि कॉन्स्टेंट नहीं रहता, लेकिन ऑन एन एवरेज हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो रूम टेम्परेचर जब भी आप लोगों से बोला जाए एंड डिवाइस इज प्लेस्ड एट ए रूम टेम्परेचर, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि भाई मुझे टेम्परेचर की वैल्यू, बेसिक क्वेश्चन में गिवन ना हो लेकिन एक वर्ड दे दिया है कि रूम टेम्परेचर पे, तो मुझे 300 केल्विन वहां पर लेके चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर को लेके। तो एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पर डिफाइन करते हैं 17 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास में आसपास का टेम्परेचर यहाँ पर दिया जाता है, TA से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं, चाहे आप लोगों कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करी हो, तो SNR हुआ यानी कि साउंड नॉइज रेशियो हुआ, ये सारे हम एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म आती है कि कैसे कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया है आप लोगों से। जैसे आप लोगों को एटीसी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ वैल्यू जो थी सेल्सियस के अंदर में गिवन थी और उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर जो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर में जब भी
अगर न्यूमेरिकल दिया गया और उन्होंने बोल दिया कि बॉडी इज प्लेस्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बताया कि पूरी डीसी पूरा एनालॉग जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर में हमें बात करनी होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से टेम्परेचर आप जो कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास में सेल्सियस में है तो आप उसको केल्विन में कर सकते हैं, करना हो तो आपको -273 उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि प्लस करोगे तो आप 273 उसके अंदर में रख सकते हैं, -273 केल्विन की वैल्यू वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, केल्विन के अंदर से अगर हमें जो सेल्सियस के अंदर केल्विन में जो कन्वर्ट करना है, मेरे पास में टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है तो 273 आपको प्लस कर देना है। मान लो मेरे पास में बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर था और वहाँ पर कोई अप्लाइंसेस रखा गया तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर में 273 आपको ऐड कर देना है और आपका जो आंसर आएगा 300 डिग्री केल्विन मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है ना, केल्विन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, टेम्परेचर हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सर्किट्स पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, कैसे डायरेक्टली हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में आती है जिसको हम जानते हैं थर्मल वोल्टेज के नाम से, बहुत यूज़ होगा इसका हमारे पास में। ये ज़्यादातर यूज़ करेंगे हम डायोड्स के अंदर में। तो इसका थर्मल वोल्टेज का मतलब समझो कि मान लो मेरे पास में कोई एक मेटल है या कोई भी सेमीकंडक्टर जो भी कुछ है उसके अंदर में, और बाहर यहाँ पर सूरज देवता है, भैया सूरज है हमारे पास में, सन है, ये इसके ऊपर में अपनी क्या कर रही है, हीट एनर्जी इसके ऊपर में गिर रही है। अब जब यहाँ पर हीट गिर रही होगी तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे, अपनी मीन पोजिशन से मूव कर रहे होंगे, या कहें कि वहाँ पर थोड़ा बहुत उसके अंदर में क्या जाता है कि वोल्टेज आ जाती है, एक एनर्जी वहाँ पर डेवलप हो जाती है उसके अंदर में, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, थर्मल वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है वी के नाम से या फिर VTH के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी कैसे दिया जाता है हमारे पास में वैल्यू, VT की हम वैल्यू देते हैं डायरेक्टली। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला हमारे पास में K जो कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, और T हमारे पास में किस डिग्री पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर फिर बता दूं मैं किस में रखना है आपको, हमेशा और हमेशा केल्विन के अंदर में रख के आपको चलना है। क्यों, मेरे पास में चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चाहे मेरे पास में वो इलेक्ट्रॉन को लेकर बात कर रहा हो या फिर मेरे पास में प्रोटॉन को लेकर बात कर रहा हो या फिर हम होल को लेकर बात करें, तो वो ये उसको वैल्यू यहाँ पर हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप निकालोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग याद रखना भाई, बहुत सिंपल है ये और बार बार यूज़ होगी ये। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.381 इंटू 10⁻21। ठीक है, आप एक भी चीज़ याद रख लोगे तो दूसरे आराम से निकल के आ जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पर जो 1.381 आप लोग याद रख लो, तो आपको क्या करना है, 8 3 जा 24 -1, तो आपके पास में कितना बचा, -23, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं 1.381 इंटू 10⁻23 इसके अंदर में आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि कई बार आप लोग से पूछ लिया जाए कि वोल्टेज आप बताओ कितना होगा। मान लो उन्होंने कहा कि 30 डिग्री सेल्सियस मेरे पास में टेम्परेचर है, या फिर उसने कहा कि जो मेरे पास में है 27 डिग्री मेरे पास में टेम्परेचर है, तो बताओ मेरे पास कितना वोल्टेज जनरेट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 पे मतलब सीधा मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 300 मेरे को डायरेक्टली रखना है और उसको मैं 11/600 से यानी कि 11,600 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास में वो थर्मल वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर में इस तरह से गिवन हो टेम्परेचर को लेकर, तो आपको वोल्टेज नहीं गिवन हो, जब डायोड्स आएंगे तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे याद रखना कि हमेशा और हमेशा हमारे पास में 26 मिलीवोल्ट किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर में एक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि आप कोई भी अप्लाइंसेज लेंगे, कोई भी आप डिवाइस लेंगे, कोई भी सेमीकंडक्टर लेंगे, तो उसके अंदर में अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो रूम टेम्परेचर मतलब 300 मेरे पास में आ गया T, और डिवाइडेड बाई 11,600 मैंने आपको जानकारी दी, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0.2568 वोल्ट आता है। लेकिन क्योंकि ये यूनिट जो होती है हमें अपनी छोटी से छोटी रखनी होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके अंदर में यूनिट हमें छोटी अमाउंट में रखनी पड़ती है, तो हम इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कैसे हमने इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देयर विल बी स्मॉल वेरिएशन इन द थर्मल वोल्टेज, यानी कि मैंने 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन यहाँ पर दिखाया टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज था उसका 0 से 26 मिली वोल्ट पर चला गया, क्योंकि 0 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर में इसका 0 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो 0 डिग्री से लेके जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास में है वहाँ से लेकर मैं इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक 300 केल्विन तक मैं गया हूँ, तो मेरे पास में वेरिएशन जो आया है वो केवल 26 मिली वोल्ट का आया है। चलिए ये अब ये स्टैंडर्ड मेरे पास में होगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड जो हमारे पास में रूम टेम्परेचर होगा उसके दौरान हमारे पास में 26 मिली वोल्ट लेकर चलना होता है। ये हमारा यूज़ होगा डायोड्स के अंदर, जब मैं डायोड्स की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग आप लोगों को समझाऊंगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं,
जो हमारे पास में आएंगे, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पर यूज़ होने वाली है टर्म वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाना है, तो यहाँ पर मैं उसको कितना पोटेंशियल दूँ, इस पर कितना पोटेंशियल दूँ, क्योंकि उसके पास में क्या हो जाए, जो एनर्जी जो है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में जो एनर्जी है वो 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, जब हम उसको 1 वोल्ट के अक्रॉस में रखते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी वो गेन करता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने 1 वोल्ट यहाँ पर लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, उसी को हम जानते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एयर जो हमारे पास में होती है परफेक्ट इंसुलेटर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। वैक्यूम जो होता है हमारे पास में एक कंडक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, पिक्चर ट्यूब हो गया, CRT हो गया, ये सारी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। वैक्यूम जो होता है उसको आप ध्यान रखें, एक कंडक्टर की तरह काम करेगा वो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन हो तो आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारे पास में रहता है। तो यहाँ से आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितने के बराबर में, जूल के बराबर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये मेरे पास में जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास में, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हाफ mv² से, और पोटेंशियल जो एनर्जी होगी मेरे पास में qv से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। qv क्या होगा, मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है मेरे पास में, जब भी मेरे पास को पोटेंशियल यहाँ पर लगाया आपने v, और चार्ज जो यहाँ से जा रहा है वो q हो गया मेरे पास में, तो जो इतना इसके ऊपर में वर्क डन किया वही मेरे पास में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे Q इंटू वी, तो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। ज़्यादा यूज नहीं होगा लेकिन चीज़ें बाद में काम आती रहती हैं। तो ये मेरे पास में एक रिलेशन होगा जो कि आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कितनी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है उसके अंदर में, और कितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। तो जब भी एक सर्किट के अंदर में, जब भी आप एक सेमीकंडक्टर ले लो या कोई भी मेटल ले लो जिसके अंदर में यहाँ पर हमने उसके चारों तरफ एक वोल्टेज लगा दिया है, तो क्योंकि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण में जब वो अपने मूवमेंट करता है, चार्ज जब मूव कर रहा है, तो वहाँ पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। जब चीज़ रुकी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका होता है, तो वहाँ पर उसके पास में होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, उसके पास में मास है, तो वहाँ पर उसके पास में फैक्टर आता है काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास में आता है। तो यहीं पर हमने कहा कि हाफ mv² दैट विल बी इक्वल टू qv होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा, उतनी ही वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की तरफ में चला जाएगा। ठीक है ना, ये जितना यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का अगर एक ही टाइम पे देखें तो ये दोनों वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, दोनों का सम हमारे पास में थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। तो जितना ये लूज़ करेगा उतनी एनर्जी उसको मिलने वाली। तो ये इस दोनों रिलेशन को रखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि भाई इतनी वोल्टेज हमने लगा दी है, तो इलेक्ट्रॉन की बताओ वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे। तो डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बार बार यूज होगा आप लोग के लिए। 2qv, यानी कि 2q मतलब q मेरे पास में चार्ज है, किसी भी पार्टिकल हो, चाहे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या किसी भी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। v मेरे पास में होगा, यानी मैंने कितनी उसके चारों तरफ में वोल्टेज लगाई, उस v से मतलब होगा डिवाइडेड बाई m। m मतलब जो मेरे पास में पार्टिकल आप लोगों ने लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, प्रोटॉन लिया है, उसके मास को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलने के आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम के अंदर में। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये जो क्लास में ले रहा हूँ ना, ये आप लोग के लिए HCl के लिए तो है यूजफुल, आपके गेट एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट के लिए भी ये सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि सारे नोट्स जो हमारे गेट लेवल के प्रिपेयर्ड हैं। गेट के जितने भी हमने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जो भी हमने टेक्निकल एग्ज़ाम्स दिए हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ के हमने अपने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी चीज़ें, बस आप कंसंट्रेशन के साथ में इनको देखते चले जाओ। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि मेरे पास में जो फील्ड का ग्रेडियंट क्या है, यानी कि फील्ड का ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको जानकारी है कि भाई कि वो अपनी जो भी फील्ड लाइन्स है, यानी कि अपना कितना फोर्स लगा रहा है
पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लगाता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर उसको मैं डिस्टेंसेस के नाम से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कहता हूँ कि वोल्टेज जो है वो उसका कितना ग्रेडियंट आ रहा है, यानी फील्ड का कितना ग्रेडियंट आ रहा है। जब ये वर्ड मेरे पास में ग्रेडियंट आ जाता है इसका मतलब होता है कि वो डिस्टेंस के साथ में कितना अलग अलग वैल्यू उसकी मेरे पास में रिप्रेजेंट होकर आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह का हमारे पास में सिंबल होगा, या फिर नॉर्मली हम ई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल्स बहुत अच्छे से वहाँ पर दिखाए थे आप लोगों को। तो माइनस डी वी हमेशा उसके नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ में रहता है। आपका एटीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, नेगेटिव ग्रेडियंट के ऊपर में आप उसका आगे सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी थी और वैल्यू लगा के आपको माइनस लगा देना था। यानी कि अगर मैंने पूछ लिया ए बी सी, इस तरह के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, कोई भी एक रोड लिया मैंने, 3 पॉइंट मैंने दे दिए ए बी और सी, मैंने पूछा कौन से फील्ड पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस मेरे पास में कम होगी उतनी ही मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा कि ए पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा रहने वाली। तो आप डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्टेज एग्जिस्टिंग, और यानी कि जो मेरे पास में वोल्टेज एग्जिस्टिंग और अप्लाइड, जितना मैंने वोल्टेज उसके ऊपर में अप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो भी मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये एक इलेक्ट्रोड थी उसके 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, ए और बी मैंने पॉइंट ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने कितना इसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई किया है और कितनी इसकी टोटल डिस्टेंस है, वो अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा तो इनको दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास में ग्रेडियंट से मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे को ग्रेडियंट बताएगी। तो यहाँ पर ये बता देगी कि भाई एक के बाद में 1 मीटर के बारे में, 1 सेंटीमीटर के ऊपर में कितनी इसके वोल्टेज का चेंज आ रहा है। तो यहीं पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के सामने गिवन है, इसमें दिया गया है कि कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार है मेरे पास में, जिसकी डिस्टेंस है 0 से 1 माइक्रोमीटर तक है, और उसके चारों तरफ में हमने 1 वोल्ट का जो है पोटेंशियल लगा दिया है। तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई थी, अलग अलग पॉइंट इसमें दिए गए थे। यहाँ पर मैं बात करूँ बी पॉइंट को लेकर मैं बात करूँ तो फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, ये सेंटर के बारे में बात करूं, पहला क्वेश्चन इसके अंदर में है कि सेंटर पे कितना है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास में कितना है, इसका 1 माइक्रोमीटर है। तो मैंने पोटेंशियल जो लगाया वहां से मेरे पास में कितनी बनेगी, 0.5 माइक्रोमीटर बनेगा मेरे पास में। तो क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टेज भी जो लगाया है वो मेरे पास में कितना होगा, वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज मेरे पास में कितना आएगा, 0.5 रहने वाला है। और मेरे पास डिस्टेंस भी कितनी है, 0.5 रहने वाली है मेरे पास में। और क्योंकि माइक्रोमीटर के अंदर में किया होना तो इंटू 10⁻⁻⁶ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके पास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर में, यानी कि इस पॉइंट की बात करूँ मैं तो कितना वोल्टेज यहाँ पर लगाया हमने। तो जब मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मान लो बी पॉइंट है मेरे पास में, तो इस बी पॉइंट पर मेरे पास में वोल्टेज जो लगेगा वो टोटल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया होगा, यानी कि इन दोनों के पॉइंट्स के अक्रॉस में वोल्टेज का डिफरेंस जो मेरे पास में 1 वोल्ट का रहेगा। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, आपके पास में 1 माइक्रोमीटर है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को बताएंगे ग्रेडियंट को लेकर। तो ग्रेडियंट आपके पास में क्या होगा, 1 इंटू में 10⁻⁻⁶ यहाँ पर रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी जो है मेरे पास में, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वोल्टेज तो वहां पर ड्रॉप होगा, वोल्टेज जैसे यहाँ पर हमने देखे 0.5 था इस रोड के ऊपर में पहले पॉइंट पर, फिर ये 0.5 से 0.6, 7, 8, 9 और फाइनली मेरे पास में 1 पर पहुंच गया। तो ये आपकी वैल्यूज जो है वो पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर इंटेंसिटी देख पा रहे हैं तो हर पॉइंट पर ये क्या आ रही है मेरे पास में, 10⁻⁶ आ रही है, यहाँ पर भी 10⁻⁶ आ रही है। लेकिन जैसे मैं इसके इनिशियल पॉइंट पर चला जाता हूँ, ए पॉइंट अगर मैं मान लो जहाँ पर एक्स मेरे पास में 0 था और वोल्टेज भी वहाँ पर कितनी बनी रहेगी, 0 रहेगी, तो ऐसे पॉइंट के ऊपर में हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, वहाँ पर उसकी वोल्टेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर मेरे को लेके चलनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को लेके। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है, होल को मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा और मैं इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पर मेरे पास में जो होल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ओके भाई, अब यहाँ पर मोबिलिटी मेरे को दिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मेरे पास में मोबिलिटी से डिफाइन करता है। यानी मोबिलिटी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके मूव करने की कितनी कैपेबिलिटी है। मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मान लो आप बिल्कुल एक जगह पे खड़े हुए हैं
और नॉर्मल स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से आप मूव कर रहे हैं। मैंने अब क्या किया, आपके पीछे डॉग छोड़ दिया भाई, कुत्ता छोड़ दिया मैंने आप लोगों को। अब क्या होगा, आप लोग यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ में भागना शुरू कर देंगे। यानी इनिशियल आपकी एक वेलोसिटी थी, ज़रूर थी, लेकिन आप जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया तो आपने एक फील्ड आपके ऊपर में इन्फ्लुएंस आ गया, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, जिसके कारण में आपकी स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आती है जब हम उसके ऊपर में एक फील्ड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। मान लो नॉर्मली मेरे पास में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब मैंने इसके चारों तरफ पोटेंशियल लगा दिया, यानी कि मैंने उसके ऊपर एक वोल्ट जो बैटरी लगा दी है, कोई पर्टिकुलर वोल्टेज लगा दिया। तो जब हम सीधी सी बात कहें कि मैंने उसके अप्रोक्स क्या लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन की कितनी मूवमेंट हो रही है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। और ये इन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम फील्ड इंटेंसिटी के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोबिलिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे और फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको ध्यान में रखना भाई, मोबिलिटी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूनिट ऑफ मोबिलिटी की बात करें तो क्योंकि मेरे पास में ऊपर जो रहेगा वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट मेरे पास में मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगी, मेरे पास मीटर पर सेकंड आएगा। और जो क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि मेरे पास अभी आप लोगों से सॉरी वोल्ट पर मीटर होती है मेरे पास में, वोल्ट पर मीटर। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि V डिवाइडेड बाई एक्स होता है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्टेज की मेरे पास में वोल्ट होती है और एक्स की मेरे पास में मीटर होती है। तो आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आप SI यूनिट के अंदर में मोबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड बोलेंगे। और अगर सेंटीमीटर यहाँ पर अगर यूज़ करें तो सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट से ही कई बार हमें समझना पड़ता है कि अच्छा ये मेरे को मोबिलिटी दे रखी है। तो मोबिलिटी की ये यूनिट आप लोग को बिल्कुल याद होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है हमेशा नॉर्मल वेलोसिटी से आगे ज़्यादा रहती है। उसके बारे में मैंने बताया कि जैसे आप लोगों के पीछे है कि डॉग छोड़ दिया तो आप लोग अपनी वेलोसिटी से तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है और मेरे पास होल की जो मोबिलिटी होती है। स्टैंडर्ड डाटा है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये 1 मार्क्स के अंदर में। तो दो हमारे पास में सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को लेकर हम बात करते हैं। तो जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो 3800 होती है। अच्छा मेरे को जल्दी से यूनिट बताओ कितनी होती है, क्या होती है भाई यूनिट इनकी? बिल्कुल सही समझा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन की बात करो 3800 होती है किसके इसके केस में, जर्मेनियम के केस में, और 1800 होती है होल के केस में, यानी कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी मेरे पास में 1800 होती है। और जब मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ तो 1300 होती है ये इलेक्ट्रॉन्स की, और 500 मेरे पास में होती है ये किसकी, जो इसके होल्स होते हैं किसके, सिलिकॉन के। और यूनिट आप लोगों को पता होगा क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है ना, वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर में डाटा पूरा गिवन है। ओके, तो यहाँ आप लोग देखें कि इन दोनों का रेशो जो मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन या फिर बोलो कि जो मेरे पास में इसके मोबिलिटी की बात करें, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज का अगर हम रेशो की बात करें तो ये 2.1:1 के आसपास में आता है। और जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो 2.6:1 आता है। क्वेश्चन आए हुए हैं IAS के अंदर में भी, क्वेश्चन आए हुए हैं ये कि इन दोनों का रेशो बताओ, और यहाँ पर ये छोटी छोटी वैल्यूज जो हैं इनके बार बार पूछे जाते हैं। ये सारी जो वैल्यूज हैं मैंने आप लोग को रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर डिफाइन करी है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होती है वो हमारे पास में जो अभी बताया कि इंक्रीज होती है कब, जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं उसके अंदर में। ठीक है भाई, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है इसके अंदर में थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी बिहेवियर भी दिखाता है। इनिशियली आप लोग को इसके अंदर में कांस्टेंट वैल्यूज दिखेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये टेम्परेचर के साथ में हमारा T⁻⁻m से ये वेरी करना शुरू कर देता है। अभी m की वैल्यू जो है अलग अलग हो सकती है, हर एक सेमीकंडक्टर के लिए अलग हो सकती है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं मैं, किसके केस में, सिलिकॉन के केस में तो 2.5 होती है और होल के लिए 2.7 होती है। लेकिन वहीं मैं बात करूं इसको जर्मेनियम के केस में, तो जर्मेनियम के केस में m की जो वैल्यू होती है मेरे पास में 1.6 होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये 2.33 होती है होल्स के लिए। नॉर्मली आप लोग को इस इतनी डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि मोबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से कैसे वेरी करती है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T⁻m। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी मोबिलिटी मेरे पास में कम हो जाती है। क्यों कम होती है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि
जब मैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे मोबिलिटी को लेकर, थोड़ा सेमीकंडक्टर्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर में कैसे करंट फ्लो करता है उसके बारे में देखेंगे इसके अंदर में, ठीक है। अब एक छोटा सा एक ग्राफ आता है, ग्राफ आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि अगर मेरे पास में मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ बनाया जाए तो पहले इनिशियली ये क्या होता है, जब स्मॉल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर में लगाया, यानी कि मेरे पास में कोई भी सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर मैंने वोल्टेज लगाई हुई है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास में 10⁻³ से कम है तो जो मोबिलिटी होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उसके ऊपर अप्लाई किए तो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। लेकिन जैसे ये हमने मीडियम स्मॉल से, यानी कि 10⁻³ से 10⁻⁴, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम्स का। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसको इंक्रीज़ किया तो ये नॉन लीनियर हो गई है भाई, ये डिक्रीज हो रहा है मेरे पास में इसकी मोबिलिटी, और ये नॉन लीनियर हो गई है। किस तरह से नॉन लीनियर हो गई है, 1 डिवाइडेड बाय रूट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रेशियो से ये कम होती चली जाती है। और जैसे ही मैं क्या किया, बहुत हाई मैंने इसके ऊपर में लगा दिया, यानी कि लार्ज लगा दिया, तो लार्ज का मतलब है कि 10⁻⁴ के आसपास में मैंने लगा दिया, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी मोबिलिटी के। तो तीनों ही केस के अंदर में यहाँ पर पहला जो केस था इसमें कांस्टेंट रहती है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आप लोगों ने स्मॉल 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में लगा दी तो किस तरह से वेरी करती है उसकी मोबिलिटी, तो ये आ गया। और ये बोल दिया जाए बहुत हाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर में लगा दिया है तो मोबिलिटी का क्या और उसके साथ में रिलेशन होगा, तो आपको डायरेक्ट उसके अंदर में 1/e टिक करना होगा। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं इसके मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक ग्राफ हमारे पास में आता है, बहुत फेवरेट ग्राफ है ये भी। तो जैसा हमने देखा था कि 10⁻³ तक वो लगभग हमारे पास में क्या होती है, लीनियरली वेरी कर रही होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हम जाते हैं 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में, क्योंकि जो रिलेशन हमारे पास में होता है, जो वी का मेरे पास में रिलेशन होता है म्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों से हम ये रिलेट करके चलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को अभी मैंने ऊपर दिखाया कि यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास में आएगी वी और म्यू ई, जैसे जैसे मैं मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर में क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर मैं इसकी जो मेरे पास में मोबिलिटी है जो उसको डिक्रीज हो रही है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या काम चल रहा होगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर में। चलो अब यहाँ पर आप लोग रिलेशन निकाल पा रहे होंगे कि वेलोसिटी का जो मेरे पास में रिलेशन होगा वी इक्वल टू म्यू ई, म्यू के क्या मेरे पास में मोबिलिटी है और ई मेरे पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर गए 10⁻³ तक तो ये मेरे पास में वेलोसिटी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। जैसे मैंने क्या किया, इसको मीडियम तक लेके गया तो ये मेरे पास में सब लीनियरली मूव कर रही है, और जैसे हमने इसको इंक्रीज कर दिया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए तो ये कांस्टेंट हो गई है। यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जो मेरे पास में वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर मैंने लार्ज कर दिया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो गई। दो रिलेशन, दो ग्राफ आप लोगों को बिल्कुल फेवरेट ये याद होने चाहिए। पहला ग्राफ आप लोगों का ये है जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी को लेकर रिलेशन है, और दूसरा ग्राफ ये है जिसके अंदर में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पर ही काम कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ में ना। करंट, तो करंट आप लोगों को जानकारी है कि कितना चार्ज उसके साथ में पर यूनिट चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ एक मैंने बार ले लिया या कोई भी मैंने कंडक्टर ले लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पार्टिकल गुजर रहा है हर सेकंड के अंदर में, उसको हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि चेंज इन द चार्ज कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो आप लोगों के पास में करंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट जो है वो हमारे पास में दोनों तरीके से फ्लो हो सकता है। होल्स भी होंगे वो भी करंट के लिए करेंगे क्योंकि उनके पास में भी चार्ज पार्टिकल है। दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो भी करंट को फ्लो करवाएंगे क्योंकि उनके पास में भी नेगेटिव चार्ज है। ड्रिफ्ट करंट की बात करें कि जब हम किसी इन्फ्लुएंस में चली जाती हैं, हमने इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसका जो करंट है उसके अंदर में क्या चेंज आ रहा है, यानी कि कितने पार्टिकल्स उसके अंदर में और तेजी के साथ में निकल पा रहे हैं, कितने फास्ट वहाँ पर काम हो पा रहा है, कितने चेंजेस इन द चार्ज आ रहा है पर सेकेंड, तो हम उसको ड्रिफ्ट करंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, वोल्टेज लगेगा तो उसके ऊपर में ड्राइविंग फोर्स जाएगा, ड्राइविंग फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर में एक ड्रिफ्ट करंट भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी वहां पर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं कर रहा हूं या वोल्टेज नहीं लगा रहा हूं, तो वहां पर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन करंट का मतलब होता है कि आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पर जा रहे हैं। जैसे मैंने एक पार्टीशन है उसके ऊपर में मैंने यहाँ पर पानी भर दिया पूरा, और यहाँ से मैंने इसको पानी को निकलने के लिए छोटा सा हल्का सा एक होल बना दिया, तो यहाँ पर उसकी हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन की से वो कहाँ पर मूव करेगा, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ में मूव करेगा, तो वो उसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन करंट। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाएगा तो वो मेरे पास में
डिफ्यूजन करंट रहेगा। अब ये मेरे पास में ऑपरेटिंग टेम्परेचर होते हैं, जर्मेनियम का आपका -60 to 75 डिग्री है और सिलिकॉन का जो ऑपरेशनल टेम्परेचर वो -60 से 175 तक होता है। कैसे याद करेंगे, माइनस का दोनों का सेम है, बस जर्मेनियम है उसका 75 तक, उसके बाद में ये ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाता है। सिलिकॉन जो है उसका 175 तक रहता है इसके अंदर में टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेरे पास में कुछ इसके डेटास थे। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कार्बन जो सिलिकॉन है उसके भी बाहर सेल के अंदर में कितने होते हैं, मेरे पास में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक सेमीकंडक्टर है, तो मेरे पास में कार्बन क्यों नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका क्या होता है, अनरिलायबल प्रॉपर्टीज शो करता है, अनप्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज वो शो कर देता है, जिसके कारण में इस कार्बन को हम उसके सेमीकंडक्टर की रेंज में नहीं डालते हैं। देखा भी होगा आप लोगों ने, कई बार कार्बन जो कंडक्टर की तरह करता है वो ग्रेफाइट हो गया, कई बार वो इंसुलेटर की तरह काम कर जाता है, जैसे डायमंड की फॉर्म में हमारे पास में रहता है, ठीक है। तो ये भाई पहला लेक्चर था आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में मैंने वो सारी बातें करी हैं जो आप लोगों के लिए एक बेस तैयार करेंगी। ये बेस आपका लोगों का तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको आगे और तेज़ी के साथ में चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर मेरे को रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और चीज़ें आपको स्मूथली समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और क्या हम इसके अंदर में और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आप लोगों को देंगे। मेरे को जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।